नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से निकले कुछ विचारों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये किताब छोटी छोटी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के बारे में तो है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, और इसकी शुरुआत खुद लेखक की एक ऐसी कहानी से होती है जो जो रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल। हाई स्कूल के आखिरी साल में उनके एक साथी के हाथ से बेसबॉल बैट छूटा और सीधा उनके चेहरे पर आकर लगा। वो टक्कर बहुत ही भयानक थी। मतलब उनकी नाक टूट गई, खोपड़ी में कई जगह फ्रैक्चर हुए और उनकी आंखों के दोनों सॉकेट वो बुरी तरह टूट गए थे। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दिमाग खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से से टकरा गया और सूजन आने लगी। हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें दौरे पड़ने लगे और उनकी सांसें भी रुकने लगीं। उन्हें एक बड़े अस्पताल में एयरलिफ्ट करना पड़ा और मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखना पड़ा। और यहीं से ये कहानी असल में शुरू होती है। ये कोई चमत्कार नहीं था कि वो बच गए। उनकी रिकवरी महीनों और सालों तक चली, जिसमें बहुत छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले कदम शामिल थे। पहले ठीक से सांस लेना, फिर बिना सहारे के चलना, और इसी सफर ने उन्हें छोटी आदतों की असाधारण शक्ति का एहसास कराया। बिल्कुल। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटे से छोटे बदलाव हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। तो किताब में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। हाँ। 2003 तक इस टीम को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। मतलब लगभग 100 साल के इतिहास में उन्होंने कभी भी टूर डी फ्रांस जैसा बड़ा खिताब नहीं जीता था। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यूरोप की एक बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपनी बाइक बेचने से ही मना कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी ब्रांड इमेज खराब होगी। फिर 2003 में उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया और उनकी सोच थोड़ी अलग थी। बिल्कुल। वो मानते थे कि अगर हम हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करें तो ये सब जुड़कर एक बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है। इसी को वो कहते थे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। एकदम सही, यानी छोटे छोटे फायदों को जोड़ना। उनका मानना था कि बड़ी सफलता के लिए बड़े और नाटकीय बदलावों की जरूरत नहीं है। और जब हम छोटी चीजें कहते हैं तो मतलब वाकई बहुत ही छोटी चीजें। हाँ, जैसे उन्होंने बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाया, टायरों पर अल्कोहल रगड़ा ताकि उनकी पकड़ बेहतर हो सके। उन्होंने ये भी पता लगाया कि हर राइडर के लिए कौन सा तकिया और गद्दा सबसे अच्छा है, ताकि उन्हें गहरी नींद आए। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने एक सर्जन को नौकरी पर रखा ताकि वो राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखा सके, ताकि वो बीमार कम पड़े। हाँ, क्या हुआ? ब्रेल्सफोर्ड के आने के सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? हाँ, और अगले 10 सालों में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती और 6 में से 5 टूर डी फ्रांस जीते। ये साइकिलिंग के इतिहास का सबसे सफल दौर माना जाता है। तो ये जो 1% बेहतर होने का गणित है, ये असल जिंदगी में इतना बड़ा असर डाल सकता है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? गणित तो यही कहता है, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के अंत में वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 गुना? हाँ, और अगर हर दिन 1% खराब होता है तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाएगा। आदतें असल में आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। चुनौती? वो क्या है? चुनौती ये है कि हमारा दिमाग बड़े नाटकीय बदलावों के लिए बना है। रोज 1% का सुधार इतना छोटा होता है कि वो महसूस ही नहीं होता। सही बात है। एक दिन जिम जाने से कोई फर्क नहीं दिखता, 10 मिनट किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। बिल्कुल। और क्योंकि हमें तुरंत नतीजा नहीं दिखता, ज्यादातर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। आदतें चक्रवृद्धि ब्याज हैं, पर ब्याज दिखने में वक्त लगता है। वो शुरुआती दौर जब हम मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं पर नतीजा कुछ नहीं दिखता, वही सबसे ज्यादा निराशाजनक होता है। मुझे लगता है किताब में इसी को एक पठार या प्लेटो कहा गया है। हाँ, इसे वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी अप्रकट क्षमता का पठार। ये वो दौर है जहां मेहनत जमा हो रही होती है, भले ही नतीजे दिखाई ना दे। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक बर्फ का टुकड़ा है। मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा -4 डिग्री पर है। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं, -3, -2, -1, 0। अब तक कुछ नहीं बदला, बर्फ अब भी ठोस है। हाँ, लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री होता है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। वो 1 डिग्री का बदलाव एक बड़ा परिवर्तन लाता है।
लेकिन ये पहले की गई सारी मेहनत का नतीजा है। और ये बात जेम्स क्लियर की अपनी कहानी से भी जुड़ती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जेम्स क्लियर की अपनी रिकवरी जैसा है। महीनों तक छोटे छोटे फिजियोथेरेपी सेशन, जिनका शायद उस वक्त कोई असर नहीं दिख रहा था, और फिर एक दिन वो बिना सहारे के चल पाए। वो एक दिन उन महीनों की मेहनत का नतीजा था जो उस पठार के नीचे जमा हो रही थी। एग्जैक्टली। सफलता के बड़े पल अक्सर पहले की गई बहुत सी कार्रवाइयों का नतीजा होते हैं। ठीक है, ये तो हुई आदतों की शक्ति की बात। लेकिन आदतें बनाने के लिए हमें हमेशा कहा जाता है कि बड़े लक्ष्य तय करो, पर यह किताब कुछ उल्टा कहती है। लक्ष्यों को भूल जाओ, सिस्टम पर ध्यान दो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब बिना लक्ष्य के कोई शुरू कैसे करेगा? अगर किसी एथलीट का ओलंपिक में गोल्ड जीतने का लक्ष्य ही ना हो, तो वह हर रोज ट्रेनिंग करने का सिस्टम क्यों बनाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि लक्ष्य बेकार है। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए जरूरी है। अच्छा। लेकिन असल प्रगति सिस्टम से होती है। लक्ष्य वो परिणाम है जो आप पाना चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको उस परिणाम तक ले जाती है, जैसे हर रोज का अभ्यास, डाइट और नींद। हाँ, और किताब का तर्क ये है कि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो लक्ष्य उन्हें अलग नहीं करता, उन्हें अलग करता है उनका सिस्टम, यानी रोज छोटे छोटे सुधार करने की प्रक्रिया। तो मतलब लक्ष्य सिर्फ मंजिल है और सिस्टम उस तक पहुंचने का रास्ता। और अगर रास्ता ही सही ना हो तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। एग्जैक्टली। और लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की एक और समस्या है। मान लीजिए आपका कमरा बहुत गंदा है और आपका लक्ष्य है उसे साफ करना। ठीक है। आप हिम्मत जुटाकर उसे साफ कर भी देते हैं, लेकिन अगर आपकी चीजें फैलाकर रखने की आदतें, यानी आपका सिस्टम नहीं बदलता, तो क्या होगा? कमरा कुछ ही दिनों में फिर से गंदा हो जाएगा। बिल्कुल। आप नतीजा तो बदल रहे हैं, पर कारण को नहीं। और एक बात और, खुशी को लेकर हम अक्सर सोचते हैं जब मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। हाँ, और ये सोच खुशी को भविष्य के लिए टालती रहती है। ये एक या तो या वाला संघर्ष बन जाता है। या तो आप लक्ष्य हासिल करके सफल होते हैं, या आप असफल होकर निराश होते हैं। जबकि सिस्टम आधारित सोच में आप प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। आप हर दिन बेहतर होने की खुशी मना सकते हैं, मंजिल का इंतजार किए बिना। इसीलिए किताब में कहा गया है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन ये सिस्टम काम क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो दोहराए जाते हैं, या इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। शायद ये इस किताब का सबसे जरूरी विचार है। देखिए, व्यवहार में बदलाव के 3 स्तर होते हैं, जैसे प्याज की परतें। प्याज की परतें? हाँ, सबसे बाहरी परत है परिणाम बदलना, जैसे वजन कम करना। दूसरी परत है प्रक्रिया बदलना, जैसे जिम जाना शुरू करना। और सबसे गहरी, सबसे अंदरूनी परत है पहचान बदलना। पहचान मतलब अपने विश्वासों और अपनी आत्म छवि को बदलना। एग्जैक्टली। तो ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं? ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर शुरू करते हैं। वो सोचते हैं मुझे वजन कम करना है, ये परिणाम है, इसलिए मैं डाइट शुरू करूंगा, ये प्रक्रिया है। लेकिन वो अपनी पहचान पर सवाल नहीं उठाते। अगर कोई मन ही मन खुद को ऐसा इंसान मानता है जिसे जंक फूड पसंद है और जो कसरत से नफरत करता है, तो उसकी पुरानी पहचान उसकी नई योजनाओं को तोड़ देगी। तो सही तरीका अंदर से बाहर की ओर जाना है। पहले पहचान, फिर प्रक्रिया और फिर परिणाम। बिल्कुल। सच्ची आदतें पहचान आधारित होती हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या पाना चाहता हूँ, सवाल है कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? क्या कोई सिर्फ ये कहने से कि मैं धूम्रपान नहीं करता, अपनी सालों पुरानी आदत छोड़ सकता है? असलियत में तो ये बहुत मुश्किल होता होगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये एक दिन में होने वाला फैसला नहीं है। ये अपनी पहचान के लिए वोट डालने जैसा है। वोट डालने जैसा? हाँ, किताब में सिगरेट छोड़ने वालों का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब एक व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो अभी भी खुद को एक धूम्रपान करने वाला मान रहा है। सही पकड़े। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। ओह, ये बहुत छोटा सा फर्क लगता है ना? पर ये सब कुछ बदल देता है। ये पहचान का बदलाव है। एक कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा कहता है
मैं हूं ही नहीं वो इंसान जो धूम्रपान करता है। बिल्कुल, एक की पहचान अभी भी स्मोकर की है। अच्छा, तो हर क्रिया एक वोट है। मतलब जब कोई हर दिन एक पेज लिखता है तो वो सिर्फ लिख नहीं रहा, वो मैं एक लेखक हूं की पहचान के लिए वोट डाल रहा है। एकदम सही। जब कोई हर दिन दौड़ता है तो वो मैं एक धावक हूं की पहचान के लिए वोट कर रहा है। वाह। सच्ची, व्यवहार परिवर्तन पहचान परिवर्तन है। आपका लक्ष्य एक किताब पढ़ना नहीं, बल्कि एक पाठक बनना है। लक्ष्य एक मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक धावक बनना है। ठीक है, तो हमने क्यों को समझ लिया है, अब आते हैं कैसे पर। अगर किसी को ये पहचान आधारित आदतें बनानी है तो इसका व्यवहारिक तरीका क्या है? किताब में 4 सरल चरणों का जिक्र है। हाँ, हर आदत 4 चरणों के एक लूप से बनती है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। सिग्नल, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। एक बार फिर से बताएंगे? जरूर। संकेत वो ट्रिगर है, जैसे फोन पर आया नोटिफिकेशन। लालसा उस इनाम की इच्छा है, जैसे ये जानना कि नोटिफिकेशन में क्या है। प्रतिक्रिया वो असल आदत है, जैसे फोन उठाकर उसे देखना। और इनाम वो संतुष्टि है जो मिलती है। और इन्हीं 4 चरणों पर आधारित किताब व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम बताती है। हाँ, एक अच्छी आदत बनाने के लिए पहला, उसे स्पष्ट बनाओ। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ। तीसरा, उसे आसान बनाओ। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदत तोड़ने के लिए? बस इन्हीं नियमों को उलट दो। उसे अदृश्य बनाओ, उसे अनाकर्षक बनाओ, उसे मुश्किल बनाओ और उसे असंतोषजनक बनाओ। ठीक है, तो पहले नियम, इसे स्पष्ट बनाओ या मेक इट ऑब्वियस पर बात करते हैं। किसी आदत के संकेत को स्पष्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अक्सर हम कहते हैं मुझे और पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही असरदार तकनीक है, जिसे कार्यान्वयन का इरादा या इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। ये क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ ये तय ना करें कि क्या करना है, बल्कि ये भी तय करें कि कब और कहाँ करना है। मैं और पढ़ूंगा कहने के बजाय कहें, मैं कल रात 10 बजे अपने बिस्तर पर 15 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। अच्छा, तो ज्यादा स्पेसिफिक होना है। हाँ, और शोध से पता चलता है कि ऐसा करने से सफल होने की संभावना 2 गुने से भी ज्यादा हो जाती है। समस्या प्रेरणा की कमी की नहीं, स्पष्टता की कमी की होती है। और इसी से जुड़ी एक और मजेदार तकनीक है हैबिट स्टैकिंग, यानी आप एक मौजूदा आदत के ऊपर एक नई आदत बना लेते हैं। बिल्कुल, आप अपनी किसी पुरानी और पक्की आदत को नई आदत के लिए संकेत बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। हाँ, या ऑफिस से घर आकर जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने जिम के कपड़े पहन लूंगा। आप अपनी पुरानी आदत के मोमेंटम का फायदा उठा रहे हैं। ये तो बहुत कारगर लग रहा है। हाँ, ये बहुत कारगर है। मैंने इसे अपनी जिंदगी में आजमाने की कोशिश की थी। मैंने तय किया कि जैसे ही मैं अपनी सुबह की चाय बनाऊंगी, मैं 10 पुशअप्स करूंगी। और पहले 2 दिन तो ठीक चला, तीसरे दिन मैं भूल गई और सीधे सोफे पर बैठ गई। इससे पता चलता है कि आदत को जोड़ना भी एक आदत है, जिसे बनाने में वक्त लगता है। लेकिन जब ये एक बार जुड़ जाती है तो ये लगभग अपने आप होने लगती है। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। और ये आदतें सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई क्या हासिल करता है, बल्कि इस बारे में है कि वो कौन बनता है। सही कहा। जैसा कि हमने चर्चा की, कोई अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठता, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाता है। और आपका सिस्टम आपकी पहचान का सबूत है। अपनी आदतों को बदलना असल में अपनी पहचान को बदलना है, एक एक वोट करके। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, वो कौन सी एक छोटी परमाणु जैसी आदत है जिसे अगर आज से शुरू किया जाए तो वो धीरे धीरे उस पहचान के लिए सबसे मजबूत वोट बन सकती है जो कोई अपने लिए बनाना चाहता है।